नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें। नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबरें कौन सी होंगी। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। कृषि कानून निरस्त विरस्त और विधेयक पेश करेंगे केंद्र सरकार। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी कोशिश करेगा विपक्ष। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर सीएम योगी का कुशीनगर और लखनऊ दौरा। 2503 जोड़ों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। लखनऊ में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर पंजाब और कांग्रेस का हिंदू कार्ड स्कूलों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत, रामायण, महाभारत और गीता पर बनेगा रिसर्च सेंटर। महाभारत पर पीएचडी करेंगे सीएम चन्नी। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर भोपाल में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। मंत्रियों से कामकाज का हिसाब लेंगे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। किसान मोर्चा पदाधिकारियों से करेंगे अलग से बात। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया कर्मियों को संबोधित कर सकते हैं। सोमवार को शीतकालीन सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष ने किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवारों से माफी मांगने समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की हुई है। इसी हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानून वापसी का बिल पेश करेंगे, जिसे लेकर सांसदों को भेजे गए संसदीय नोट की भाषा पर पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापसी बिल के अलावा 25 अन्य बिल भी 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी की हुई है, जिसमें सबसे अहम बिल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार खुद भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल करेंसी पर उतारने की इजाजत दे रही है। तो आपको बता दें कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक जो है वो पेश किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अकेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, कितना हंगामेदार रह सकता है ये सत्र? देखिए, ये संसद का जो सत्र है इसमें समझिए ये पहले से निर्धारित सत्र है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो सबकी निगाहें टिकी हुई है वो कृषि बिल को लेकर है। जिस तरह से किसानों की मांग है और सरकार जिस तरह से कृषि बिल वापस करने की बात कही है और उस पर जो है कैबिनेट की मोहर पहले ही लग चुकी थी। आज जो है संसद में इसको पेश बिल को किया जाना है। निरस्तीकरण, कृषि बिल निरस्तीकरण जो बिल होगा वो संसद में पेश होगा लोकसभा में, और कृषि मंत्री इसको विधेयक को पेश करेंगे। इसके बाद उस पर डिबेट भी होगी और डिबेट होने के बाद समझिए कि फिर राज्यसभा में इसको भेजा जाएगा। वहां पर जो भी निर्णय होगा ये है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इस बिल को निरस्त करने के लिए और विपक्ष का सामना करने के लिए जो है समझिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने व्हिप जारी किए हुए हैं अपने पूरे सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए। और इसमें जो है इस बार के सत्र में जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएसपी की मांग को लेकर विपक्ष भी काफी तैयारी कर रखी है कि कृषि बिल की वापसी होती है तो उसमें एमएसपी पर भी सरकार कोई अपनी राय रखे, अपनी बात रखे और एमएसपी को लागू करे। और विपक्ष और सरकार के बीच में जो भी घटनाएं घटती हैं, बातचीत जिस तरह की होगी, डिबेट जिस तरह का होगा, इसका समझिए कि केवल अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विपक्ष और सरकार दोनों जो है कमर कसे हुए हैं एमएसपी पर बहस करने के लिए। आगे बता दें कि इस पर जो है इस बार के संसद सत्र में जो है करीब 26 बिल विधेयक पेश किए जाने हैं। उसमें क्रिप्टो बिल से लेकर तमाम चीजें हैं, उसमें कई डाटा कानून का भी उसमें मसला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सबकी निगाहें जो है कृषि बिल पर टिकी हुई है और किसान जो है कृषि बिल की वापसी के बाद संसद से जैसे ही संसद की प्रक्रिया खत्म होती है और कृषि बिल की वापसी की घोषणा हो जाती है, उसके बाद जो है किसानों के साथ सरकार की क्या बातचीत होती है, किसान एमएसपी पर क्या राय रखते हैं, वो आंदोलन से हटते हैं कि नहीं हटते हैं, ये सबसे मुद्दे की बात ये है। चूंकि आगामी समय में जो फरवरी के बाद जो है जो चुनाव होने हैं उस पर समझिए सरकार की परेशानी यहीं पर टिकी हुई है कि कृषि बिल वापसी के बाद अगर किसान वापस नहीं होते हैं तो एक तरह से समझिए कि बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। और जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है इसी को लेकर संघर्ष भी चल रहा है। तो ये देखने की बात होगी कि आज जो है जिस तरह से जो है लोकसभा में ये बिल पेश होगा, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, इस पर डिबेट भी होना है पक्ष और विपक्ष के बीच में, इसके बाद ये बिल पास होना है। अंशुल,
बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन की यहाँ पर बात की जा रही है, किसान आंदोलन का विधेयक आज पेश हो सकता है और जो मंत्री हैं तोमर, उन्होंने भी उनके जो लिखी हुई जो चीजें हैं उसको लेकर पहले ही बवाल जो है वो खड़ा हो गया है। देखिए, ये कृषि बिल जो है, कृषि बिल कृषि मंत्री तोमर ही पेश करेंगे, विधेयक तो उन्हीं को पेश करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, अब उसमें कोई इफ बट तो लगा हुआ है नहीं। वो विधेयक पेश होगा, विधेयक पेश होने के बाद उस पर डिबेट होना है, डिबेट होने के बाद समझिए कि राज्यसभा में जाना है। अब कृषि मंत्री ने जो बयान कहा है उस पर जो पक्ष विपक्ष के बीच में जो राजनीति चल रही है वो एक अलग तरह की राजनीति है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, एमएसपी का मुद्दा बहुत जटिल होता जा रहा है। एमएसपी पर जिस तरह से सरकार अभी मौन है और उधर जो है विपक्ष जो है समझिए कि काफी सरगर्मी के साथ इस मसले को उठा रहा है, किसानों के साथ विपक्ष मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि एमएसपी के मसले पर सरकार की क्या राय होती है। कृषि कानून वापसी को लेकर तो ये तय हो चुका है कि समझिए आज या कल जो भी इस पर जो है ये खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो है सरकार फिर एक बार जो है किसानों से आग्रह कर सकती है कि आप वापस जाएं, चले जाएं। जी बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और लखनऊ में रहेंगे। कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर के 2503 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे और इसके बाद नवाब वाजिब शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह के अवसर पर शताब्दी स्तंभ का भी सीएम अनावरण करेंगे। शाम 4 बजे बरादरी लॉन, चिड़ियाघर, लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 6 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अकील जी, काफी अहम बैठकों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है, कई अहम बैठक सीएम लेने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, आज 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के खास हैं। आज तो पहला कार्यक्रम है जो कुशीनगर पहुंचेंगे। पूर्वांचल का धड़कन है, कुशीनगर कोडरौना है, जहां पर वो आज तकरीबन 11:30 बजे पहुंचेंगे। वहां पर गोरखपुर के कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर के 2503 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की बात करें तो इसमें कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो श्रम मंत्री हैं, उनका विभाग है, वो अभी अयोध्या में उन्होंने कार्यक्रम कराया। उसके बाद अब कुशीनगर पडरौना, क्योंकि कुशीनगर पडरौना उनका खास विधानसभा क्षेत्र भी है। तो पूर्व इसमें देखा जाए तो मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वामी प्रसाद मौर्य, मुन्नू कोरी, सांसद रमापति त्रिपाठी, समाज कल्याण मंत्री हैं विजय कुमार दुबे, ये लोग तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। तकरीबन 11 बजे बुद्धा पार्क जो है पटौना कुशीनगर में, यहाँ पे कार्यक्रम होगा। और उसके बाद ये तमाम कार्यक्रम निपटाने के बाद 2022 की भी तैयारी में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के सांसद, विधायक, इन लोगों से, तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे, समीक्षा करेंगे, बूथ स्तर के अध्यक्षों से समीक्षा करेंगे। तो तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद 2022 की रणनीति बनाएंगे और जीत का गुरु मंत्र देते हुए उसके बाद वो तकरीबन 4 बजे वो वहां से लखनऊ के लिए निकलेंगे। और लखनऊ में अगर हम बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह यानी जो चिड़ियाघर है, जू है, वहां पर आज समारोह होना है, उसको उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। उसके बाद टिकट, डाक टिकट और शताब्दी जो स्मारक है विवेचना है, विमोचन भी करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंत्री जो वन मंत्री है दारा सिंह, वो मौजूद रहेंगे, अनिल शर्मा भी मौजूद रहेंगे, वहाँ के एमडी भी मौजूद रहेंगे, डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम 4 बजे ये बारादरी जो लान है चिड़ियाघर का, वहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे जो मुख्यमंत्री आवास पर होगा, जो 5 कालिदास मार्ग पर है। वहां पर भी तकरीबन 6 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की समीक्षा करेंगे, जिसमें अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि अवनीश अवस्थी बराबर पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी दौरा करते रहे जब वो निर्माण हो रहा था। आपको बिल्कुल अकील जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे ही उजास से प्रदेश भर में आज लाखों करोड़ों जिंदगियां दमक रही हैं। उत्तर प्रदेश में हर सवाल का उत्तर बनी है अभूतपूर्व योजनाएं। अंधेरों को उजालों में बदला सौभाग्य योजना ने।
उत्तर प्रदेश में ही स्याह धुएं के बादल छटे और सर्वाधिक गैस कनेक्शन पाकर उज्जवल हुआ आधी आबादी का जीवन। चूल्हो कंडा नकारिया के साधन करने अब तो अब मोदी जी ने अच्छा कहा तो खाना बना के गैस दे दी। कच्चे घरों की जगह आज यहाँ पक्की छतों का साया है। कच्चे मकान में रहते थे, परेशानी होती थी। मोदी जी के सरकार के सहयोग मिला तो मेरा पक्का बन गया मकान, कोई परेशानी नहीं है। विकास में महिलाएं बनी बराबर की भागीदार, क्योंकि यहाँ है सोच ईमानदार। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ता निवेश और रोजगार है, क्योंकि यहाँ काम दमदार है। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। इलाज हो या अस्पताल, हर काम में यहाँ गरीब सबसे पहले हकदार है। कोई न सोए भूखा, बंटता मुफ्त अनाज है। उत्तर प्रदेश सरकार, सोच ईमानदार, काम दमदार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव में हिंदू वोट बैंक ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार और संगठन में सिख चेहरा है और दिग्गज हिंदू चेहरा आगे नहीं है। ऐसे में सीएम चरणजीत चन्नी ने ये कमान संभाल ली है। उन्होंने ऐलान कर दिया है अब पंजाब के सरकारी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, जिसे वैकल्पिक विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। इसके अलावा रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता पर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। वहीं फगवाड़ा का गांव घाटी भगवान परशुराम की तपोस्थली है, यहाँ पर उनकी चेयर भी स्थापित की जाएगी और वो खुद भी संस्कृत सीखकर महाभारत पर पीएचडी करेंगे। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महाभारत पर पीएचडी करने की बात कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इसके साथ ही आपको बता दें कि संस्कृत सीखने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम की तपोस्थली है, यहाँ पर उनकी चेयर भी स्थापित की जाएगी। वो खुद भी संस्कृत सीखकर पीएचडी करेंगे। तो वैकल्पिक विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में रखा जाएगा और इसके अलावा रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता पर भी रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पीएचडी करने की यहाँ पर बात की जा रही है, संस्कृत को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? ये पंजाब में जो भी चीज हो रहा है, समझिए कि पंजाब में ये पूरी राजनीति जो है, समझिए कि गीता पुराण और ये जो है ना, ये धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने और उसके सेंटर खोलने की जो बात हो रही है, ये सब राजनीति से जुड़ी हुई है। कांग्रेस की परेशानी ये है कि कांग्रेस, देखिए पंजाब में करीब 49% हिंदू वोट बैंक है और हिंदू वोट बैंक में समझिए कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी की काफी पकड़ है उसमें। और ये जो लग रहा है, जो इनके जो कांग्रेस के नेता है सुनील जाखड़, वो समझिए एक तरह से भी नाराज चल रहे हैं, मौन बैठे हुए हैं। तो हिंदू वोट बैंक को अगर कैटर वो कांग्रेस नहीं कर पाती है तो कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। उधर दलित वोट बैंक करीब 32% पंजाब में है, तो दलित वोट बैंक समझिए कि 32% में समझिए कि बीएसपी है, तमाम पार्टियां हैं। और चूंकि जो कांग्रेस के जो सीएम हैं वहाँ के पंजाब के चन्नी, वो दलित कम्युनिटी से ही आते हैं, तो उनको लग रहा है कि दलित वोट बैंक तो उनको मिल सकता है। लेकिन हिंदू वोट बैंक जो है, हिंदू वोट बैंक की आधी आबादी है, 49% है, तो यही वजह है कि हिंदुओं को कैटर करने के लिए, कांग्रेस अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह की रणनीति बना रही है कि में हिंदू और मिथोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी धर्म ग्रंथ है उसका सेंटर खोला जाए, उसकी पढ़ाई की जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। देखना होगा कि ये कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कामयाब होती है, क्योंकि उधर जो है ना, सबसे बड़ा कांग्रेस के रास्ते में बाधा जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह बनते दिख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के वोट बैंक पर इसका असर पड़ सकता है। और वोट बैंक पर असर नहीं पड़े, यही वजह है कि कांग्रेस जो है धार्मिक मसले को आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से बीजेपी पहले धार्मिक मुद्दों को आगे बढ़ाकर राजनीति करती थी, वही खेल एक तरह से कांग्रेस करती वहां दिख रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे की रणनीति कितनी कामयाब होती है और कांग्रेस को इसका कितना फायदा होता है। अंशुल,
चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं, जहां पर फैमिली सुसाइड केस में अंतिम मौत हो गई है। परिवार के अंतिम सदस्य अर्चना जोशी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिवार के एक एक करके 5 सदस्यों की मौत हो गई है। सूदखोर महिलाओं से परेशान होकर परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया था। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी बबली दुबे और उसकी बेटी रानी दुबे को बता रही है। इसके साथ ही उर्मिला खामरा और प्रमिला बेलदार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फैमिली सुसाइड केस में 5वीं अंतिम मौत जो है वो भी आज हो गई, जिसमें परिवार के अंतिम सदस्य अर्चना जोशी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिवार के एक एक करके 5 सदस्यों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सूदखोर महिलाओं से परेशान होकर परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खा लिया था। एक एक करके सभी सदस्य अपनी जिंदगी के जंग हारते गए और आज अंतिम जो सदस्य थी अर्चना जोशी, उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। को बता दें कि सूदखोर महिलाओं से परेशान होकर 5 लोगों ने जहर खा लिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, फैमिली सुसाइड केस में 5वीं और अंतिम मौत भी हो गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? की जाए पिपलानी थाना क्षेत्र की, तो जिस प्रकार से एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया था, और जहर खाने के बाद जो 3 जो लोग थे उनका जो इलाज है वो चल रहा था। मगर बात की जाए आज परिवार के अंतिम सदस्य की, तो उसकी भी आज मौत हो चुकी है। ये बहुत चिंताजनक पूरा मामला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो रसूखदार हैं और जो ब्याज से काम करते हैं उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो सूदखोर महिलाएं थी, क्या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए जो सूदखोर जो महिलाएं थी उनको, 2 महिलाओं को पिपलानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो आज राजधानी भोपाल के पिपलानी में इस प्रकार का मामला सामने आया था। मगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जो सूदखोरों से लगातार परेशान है, जिसको लेके मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मगर बात की जाए पिपलानी थाना में जिस प्रकार से एक ही परिवार के 5 लोगों की दुखद मौत हुई है, उससे के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर बीजेपी की भोपाल में अहम बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मंत्रियों से काम का हिसाब मांगेंगे। इससे पहले प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंत्रियों के साथ विधायकों से 1-to-1 चर्चा की और इस बैठक में सत्ता पर संगठन की कसावट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों की अगर माने तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आगामी विधानसभा चुनाव का अघोषित रोडमैप तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो बूथ मंडल से लेकर मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं। उन्होंने भोपाल आने के बाद मीडिया विभाग और प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें मंत्री बिसाहुलाल सिंह द्वारा मंत्रियों को दिए गए बयान पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की और यही वजह है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने साहू को बुलाकर चेतावनी दी थी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने एक बूथ की बैठक में भी ये कहा, जिसमें उन्होंने पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग अभियानों और पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को लेकर घर घर संपर्क करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने 11 सदस्यीय समिति के हिसाब से प्रत्येक बूथ पर एक सदस्य को 30 परिवारों से संपर्क कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बात कही। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष आज किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की आज अहम बैठक है, कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही रोड मैप पर भी यहां पर बात की जा सकती है। आपको बता दें कि मंत्री बिसाहुलाल सिंह के बयान पर भी काफी बड़ा बवाल जो है वो सामने आया था, उस पर भी उन्होंने बुलाकर मंत्री से चर्चा की और आगे से किसी भी मंत्री को इस तरीके की हरकत न करने की भी चेतावनी दी। तो भोपाल में अब बीजेपी की बड़ी बैठक देखने को मिल रही है। मंत्रियों से काम का हिसाब भी लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष
किसान मोर्चा पदाधिकारियों से अलग से बातचीत भी करेंगे। सत्ता और संगठन में कसावट लाने के लिए बैठक की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, सत्ता में कसावट लाने के लिए एक बड़ी बैठक का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। बीजेपी बड़ी बैठक का आयोजन कर रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएस संतोष, वो राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय दौरे पे है। कल भी संगठन के जो पदाधिकारी प्रवक्ता हैं उनके साथ बैठक की थी और एक जीत का मंत्र दिया था। और आज की बात की जाए तो आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो बैठक है वो शुरू हो गई है। बीएस संतोष जो हैं वो मंत्रियों से बंटुवन चर्चा करेंगे, क्योंकि संगठन के बाद अब सत्ता की बात की जाए तो सत्ता में जिस प्रकार से जो मंत्री हैं उनसे बंटुवन चर्चा के लिए बीएस संतोष आज यहाँ जो मंत्री हैं उनसे चर्चा करते नजर आएंगे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं उनसे तो बंटुवन चर्चा की जाएगी। उसके बाद बात की जाए किसान मोर्चा की तो किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करते नजर आएंगे, क्योंकि बात की जाए देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था, उसके बाद बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी के जो तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार कृषि कानून के समर्थन में दिखे और कृषि कानून के बारे में लोगों को जो अच्छी चीज़ है वो बताते नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा वो भी यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन भी कराते नजर आ रहे हैं। और बात की जाए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात करते हैं। सर, सत्ता के बाद संगठन की भी कसावट है। कसा हुआ संगठन है, काहे की कसावट है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव कसा रहता है। सर, बात की जाए कृषि कानून को लेकर तो अब आज भी चर्चा होगी क्या इसमें कुछ? कहाँ पे? यहाँ पे आज कुछ? यहाँ क्यों होगी? जहाँ होना है वहाँ आज होगी। क्या है बताएगी? धन्यवाद। ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कहना है कि कृषि कानून को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, मगर जहां चर्चा होनी है वहां चर्चा हो गई है। मगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।